हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सीए याचना मूथा बुरेट। बेटा हम कर रहे थे रिवीजन किससे? हम कर रहे थे रिवीजन विद द समरी बुक। बेटा समरी बुक आपके पास नहीं है तो डाउनलोड कर लो मेरी वेबसाइट www.icleague.com में। बेटा हर लेक्चर में ये रिपीट करती हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स फिर भी मुझे व्हाट्सएप करते हैं। बेटा कभी कभार मैं रिकॉर्डिंग में रहती हूँ, थोड़ा सा लेट हो जाता है रिस्पॉन्ड करने में, तो बेटर होगा आप वेबसाइट से डाउनलोड कर लो या इस नंबर पे, ये ऑफिस का नंबर है बेटा, यहाँ से आपको जल्दी रिप्लाई मिलेगा। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, वो आप समरी बुक आपको प्रोवाइड कर देंगे। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा सब्सक्राइब कर लो फटाफट चैनल, सो दैट आपको वीडियोस फटाफट मिलते जाएं। ठीक है, अब इस लेक्चर में हम क्या स्टार्ट करेंगे? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, एग्जाम में क्वेश्चन आना बनता है, बिल्कुल बनता है, कंपोजिशन स्कीम से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, फ्रीक्वेंट अमेंडमेंट्स आते हैं इस चैप्टर में और बिल्कुल इसमें क्वेश्चन आना बनता है। सबसे पहले कुछ डेफिनेशन समझेंगे, फिर कंसेप्ट पे जाएंगे कंपोजिशन स्कीम के। ठीक है, टैक्सेबल सप्लाई मतलब क्या? डेफिनेशन, फर्स्ट डेफिनेशन, टैक्सेबल सप्लाई मतलब क्या? मैम बहुत सिंपल है, जो गुड्स और सर्विसेज लेविएबल टू टैक्स है। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच इज लेविएबल टू टैक्स। G/S means goods और services। तो supply of goods और services which is leviable to tax is taxable supply। exempt supply क्या है? exempt supply पढ़ाने के पहले मैम नॉन टैक्सेबल सप्लाई सब पढ़ाओ। तो ठीक है भाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई मतलब क्या? तो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज which is not leviable to tax, which is not leviable to tax। हमारे PHMNA आइटम आपको याद है? PHMNA आइटम आपको याद है? पेट्रोलियम, हाई स्पीड, डीजल, मोटर स्पीड, नेचुरल गैस, एविएशन, टरबाइन फ्यूल एंड देन दिस अल्कोहल। ये सब बेटा क्या है? नॉन टैक्सेबल। जीएसटी नहीं लगता इस पे, जीएसटी नहीं लगता इस पे, नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। द गुड्स और सर्विसेज विच इज नॉट लेविएबल टू टैक्स, वो क्या होते हैं बेटा? नॉन टैक्सेबल सप्लाई। अब एग्जेम्प्ट सप्लाई मतलब क्या? एग्जेम्प्ट सप्लाई में आती है भाई तीन चीजें। कौन सी तीन चीजें? फर्स्ट, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज निल रेट ऑफ टैक्स, जिस पे रेट ऑफ टैक्स निल है। सेकेंड, विच इज होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, होली एग्जेम्प्ट, नोटिफिकेशन से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। या नॉन टैक्सेबल सप्लाई और नॉन टैक्सेबल सप्लाई, तीन चीजें एग्जेम्प्ट सप्लाई। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बेटा, निल रेट ऑफ सप्लाई, होली एग्जेम्प्ट सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। नॉन टैक्सेबल का मतलब गुड्स और सर्विसेज विच इज नॉट लेविएबल टू टैक्स, विच इज नॉट लेविएबल टू टैक्स। तो बेटा यहाँ पे एग्जाम में अगर नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी दिया हुआ है आपको, तो वो एग्जेम्प्ट सप्लाई में आता है। आपको कंप्यूट करने दिया है एग्रीगेट टर्नओवर, पढ़ेंगे हम अभी एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन, उसमें एग्जेम्प्ट सप्लाई भी आता है। तो वहां पे अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन में नॉन टैक्सेबल सप्लाई में दिया है तो वो एग्जेम्प्ट सप्लाई में आता है, और एग्जेम्प्ट सप्लाई यहाँ पे जैसे कि एग्रीगेट टर्नओवर के डेफिनेशन में आता है। नेक्स्ट डेफिनेशन वही है, देखते हैं। ठीक है, तो एग्जेम्प्ट सप्लाई की डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारी जगह काम आएगी। अब एग्रीगेट टर्नओवर क्या है भाई? एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपोजिशन स्कीम में क्यों पढ़ा रहे हो मैम, यहाँ क्यों इंपॉर्टेंट है? बेटा एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का देखा जाता है, करेंट ईयर में कंपोजिशन स्कीम मिलेगी या नहीं उसके लिए। सो एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स व्हाट मैम? टैक्सेबल सप्लाई। पहला चीज है टैक्सेबल सप्लाई, द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच इज लेविएबल टू टैक्स। सेकंड, एग्जेम्प्ट सप्लाई भी इसमें आता है, मतलब कि निल रेट ऑफ सप्लाई, होली एग्जेम्प्ट सप्लाई और नॉन टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, एक्सपोर्ट्स भी इसमें आता है, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ द पर्सन हैविंग द सेम पैन, जो इंटरस्टेट सप्लाई है ऑफ द पर्सन हैविंग द सेम पैन नंबर, सेम पैन नंबर पे जो भी इंटरस्टेट सप्लाई आप कर रहे हो वो। एंड ये जो कंप्यूट किया जाता है एग्रीगेट टर्नओवर, इट इज कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। पूरे इंडिया में जितने जीएसटी रजिस्ट्रेशन है सेम पैन नंबर पे, सबका मिला के एग्रीगेट टर्नओवर अगर पिछले साल में 1.5 CR से ज्यादा नहीं है तो हर स्टेट में जाके आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो। समझा कुछ? क्या क्या आता है? पहले एग्रीगेट टर्नओवर समझो। एग्रीगेट टर्नओवर बेटा यहाँ पे अब जैसे एक्सपोर्ट दिया, इंटरस्टेट सप्लाई दिया, अभी हम आगे पढ़ेंगे कंपोजिशन स्कीम में कंडीशन है, इंटरस्टेट सप्लाई करते हो तो कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। तो मैम एक्सपोर्ट भी तो इंटरस्टेट सप्लाई होता है। तो बेटा बात सुनो, एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन सिर्फ यहाँ काम नहीं आती, बहुत सारी अलग अलग जगह काम आती है। टर्नओवर इन द स्टेट में सिमिलरली बहुत जगह काम आती है। तो डेफिनेशन हम सिर्फ यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या रिलेवेंट रहेगा वो देखेंगे। तो एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स व्हाट? टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई, एक्सपोर्ट्स, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ अ पर्सन हैविंग सेम पैन टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। पूरे इंडिया का मिला के एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट किया जाएगा, पूरा इंडिया का मिला के एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट किया जाएगा और एलिजिबिलिटी देखी जाएगी। रजिस्ट्रेशन अपने अपने स्टेट में जाके लो,
पर एग्रीगेट टर्नओवर टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस, बट इट एक्सक्लूड्स व्हाट? जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, जीएसटी कंपनसेशन सेस कोई भी टाइप का जीएसटी एक्सक्लूड करता है, एंड वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर आरसीएम। तो बेटा यहाँ पे जिसमें भी इनवर्ट सप्लाई जिसपे टैक्स आप आरसीएम पे कर रहे हो, आप आरसीएम में पे कर रहे हो, वो आपके टैक्सेबल सप्लाई में नहीं आएगी, उसको एक्सक्लूड किया गया, वो एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं आएगा। यहाँ पे जो टैक्सेबल सप्लाई की बात कर रहे हैं वो आउटवर्ड की बात कर रहे हैं, वो आउटवर्ड की बात कर रहे हैं, इनवर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो आउटवर्ड की बात हो रही है। सो लास्ट टाइम एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या आता है? टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई, एक्सपोर्ट्स, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ अ पर्सन हैविंग सेम टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस, एंड इट एक्सक्लूड्स सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी एंड सेस एंड वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर आरसीएम। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, एग्जाम में डायरेक्ट कैलकुलेशन आ सकता है, फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन लेवी आ सकता है, फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन आ सकता है, सिंपली क्वेश्चन आ सकता है एग्रीगेट टर्नओवर के कैलकुलेशन में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज टर्नओवर इन द स्टेट और टर्नओवर इन यूनियन टेरिटरी। अब इस डेफिनेशन में क्या है भाई? टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी मींस एग्रीगेट वैल्यू ऑफ taxable supply excluding inward supply on which tax is payable under RCM. This you know what do you mean by taxable supply now. Exempt supply भी आता है, made within a state or union territory. Export of goods or services, interstate supply of goods or services made from state or union territory but excludes GST, तो turnover is state। बेटा कंपोजिशन स्कीम में एक इंपॉर्टेंट चीज समझो, ध्यान से ये लाइन सुनना। एलिजिबिलिटी देखता है कि इस साल कंपोजिशन स्कीम मिलेगी नहीं या मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसके लिए देखते हैं एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, उसके लिए देखते हैं एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का। बट कंपोजिशन स्कीम में जनरली टैक्स पे किस पे किया जाता है? टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी पे। मैं आगे बताऊंगी आपको, कुछ सिचुएशन में टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी में पे किया जाता है, कुछ में टैक्सेबल सप्लाईज पे किया जाता है, वो मैं आपको बताऊंगी। बट टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी का रेलेवेंस जनरली कहां आता है? टैक्स किस पे करना है, उस पे किस वैल्यू पे टैक्स पे करता है, वो उस पे आता है इसका रेलेवेंस। तो डेफिनेशन आई होप समझ गई हो। क्या डेफिनेशन है, एक बार वापस देखेंगे। टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी की, all taxable supply excluding inward supply under RCM, then exempt supply, then exports, then interstate supply but excludes GST। ये होता है टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी। इस पे भी हमने पढ़ा था क्वेश्चन बैंक में, बेटा प्रॉब्लम्स भी लिए हुए हैं इसके लिए। अब भाई कंपोजिशन स्कीम बड़ी सीधी सादी सिंपल सी स्कीम आई है, क्योंकि नॉर्मल टैक्स पेयर्स को जो यहाँ प्रोसीजर्स इन्वॉल्व थी, मंथली रिटर्न एंड ऑल दैट, तो यहाँ पे जो छोटे मोटे टैक्स पेयर्स थे उनके लिए गवर्नमेंट को कोई एक अच्छी सी स्कीम लेकर के आनी थी भाई, तो वो लेकर के आई उन्होंने कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम किसको मिलेगी मैम कंपोजिशन स्कीम? तो बेटा यहाँ पे अगर आप अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट में हो, जैसे कि यहाँ मैं महाराष्ट्र में हूं फॉर एग्जांपल, नॉर्मल स्टेट्स की बात हो रही, तो लिमिट क्या है? पिछले साल में एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 सीआर से कम है, डज नॉट एक्सीड 1.5 सीआर। एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 1.5 सीआर, तो इस साल में मुझे क्या मिल सकती है? कंपोजिशन स्कीम। इन अदर स्टेट्स, स्पेशल कैटेगरी स्टेट में मैम बेटा 75 लाख लिमिट है। 75 लाख लिमिट किसकी? एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 75 लाख से कम है, इट डज नॉट एक्सीड 75 लाख, तो करंट ईयर में आपको कंपोजिशन स्कीम मिल सकती है। क्लियर है? अब स्पेशल कैटेगरी स्टेट इस पर्पस के लिए कौन है? 8 स्टेट्स है बेटा, 8 स्टेट्स फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। 8 स्टेट्स है जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं। जनरली 11 स्टेट्स होते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट, बट फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम ईयर 8 स्टेट्स है। कौन से स्टेट्स? 8 स्टेट्स बेटा, मेमोरी टेक्निक है, यहाँ पे लिख लो 10-3 और सुनामी उसमें आई मिसिंग है, मुझे इजी पड़ता है 10-3, वो मैंने आपको बता दिया। तो व्हाट डू यू मीन बाय 10-3? T stands for Tripura, A stands for Arunachal Pradesh, N stands here for Nagaland बेटा, S stands for Sikkim, then U stands for Uttarakhand and 3M stands for Meghalaya, Mizoram and Manipur। मेघालय, मिजोरम एंड मणिपुर। तो ये 8 स्टेट्स में लिमिट क्या है बेटा? 75 लाख। 75 लाख। इसके अलावा जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में, सब में लिमिट 1.5 सीआर है। हिमाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर 2 स्पेशल कैटेगरी स्टेट, बट फॉर द कंपोजिशन स्कीम दैट इज नॉट स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, और वहां पे इसकी लिमिट है 1.5 सीआर। कंपोजिशन स्कीम में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम में लिमिट है बेटा 1.5 सीआर। 1.5 सीआर, ठीक है। बड़ी प्यारी सी स्कीम है कंपोजिशन स्कीम। अब देखते हैं किस किस को मिलती है। भाई मैन्युफैक्चरर को मिलती है,
या सप्लायर ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस को मिलती है। दो कंपोजिशन स्कीम है बेटा, यहाँ पे भी मैं 10(1) में जो कंपोजिशन स्कीम है उसकी बात कर रही हूँ। फिर 10(2) में जो स्कीम अभी न्यूली इंसर्ट हुई है वो हम बात करेंगे क्या है। यहाँ पे अभी मैं 10(1) की स्कीम की बात कर रही हूँ। 10(1) में सेक्शन 10 कंपोजिशन लेवी का है। 10(1) में कौन से किस किस को मिलती है? मैन्युफैक्चरर को मिलती है, सप्लायर ऑफ फूड और रेस्टोरेंट सर्विस वालों को मिलती है, ट्रेडर्स को मिलती है। ठीक है, तो अब मैन्युफैक्चरर के केस में क्या रेट है बेटा? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, यहाँ टोटल रेट की बात करती हूँ मैं। 1% ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी में पे करना है उनको अपने स्टेट का टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी निकालना है डेफिनेशन के हिसाब से, उस पर 1% हर महीने पे कर देना। सिंप्लीफाइड स्कीम है बेटा। कंपोजिशन स्कीम में गवर्नमेंट ने बोला, फॉर एग्जाम्पल मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मैं कंपोजिशन स्कीम ले रही हूं, मुझे बोला आप जो भी सामान खरीदते हो उसका आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, आप जो भी सामान यहाँ बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, उस पे आउटपुट पे आपने टैक्स नहीं कलेक्ट करना है, टैक्स नहीं कलेक्ट करना है। आपको क्या करना है? आपको खाली अपना टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी निकालना है, क्वार्टरली 1% उस पर टैक्स पे कर देना, खत्म, दैट्स इट। बहुत सिंपल स्कीम है। मंथली रिटर्न, हर ट्रांजैक्शन में यहाँ पे रिकॉर्ड रखना कि भाई मैं यहाँ पे कितना मैंने एक एक से यहाँ पे टैक्स कलेक्ट किया, फिर मैं पे करूं, आईटीसी लूं, कोई झंझट ही नहीं है। सिंपल सा रेट दे दिया। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो क्या रेट है? 1% ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी। मैं मैन्युफैक्चरर नहीं हूं भाई, मैं रेस्टोरेंट वाला हूं, तो 5% ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी इज द रेट। और अगर यहाँ पे आप अदर सप्लायर हो जो कि ट्रेडर जैसे कि, तो 1% ऑफ टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी। भाई ऊपर वाली दो कैटेगरी में मैन्युफैक्चरर और रेस्टोरेंट वालों के लिए रेट जो था वो किस पे था? टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी पे। मतलब उसमें एग्जाम सप्लाई भी आ गई, टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी की डेफिनेशन देखी थी इफ यू रिमेंबर। पर ट्रेडर्स के लिए क्या रेट दिया उन्होंने? ट्रेडर्स के लिए रेट दिया 1% ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। क्लियरली एग्जाम सप्लाई आएगा ही नहीं इसमें, टैक्सेबल सप्लाई का 1%। कौन सा रेट है ये? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, टोटल रेट की बात कर रही हूँ, 0.5 और 0.5 है। तो मैन्युफैक्चरर के केस में 1% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, रेस्टोरेंट वालों में 5% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, और अदर सप्लायर ट्रेडर्स के केस में 1% ऑफ बेटा टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स का भी और सर्विस का भी, इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। अब बेटा इसके आगे क्या बात हुई? अब इसके आगे बात ये हुई कि भाई मैं हूं, माना मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मैं माना कि मैं यहाँ पे रेस्टोरेंट वाला हूं या मैं ट्रेडर हूं, बट मैं थोड़ी बहुत सप्लाई करता हूँ सर्विस। आजकल तो कोई बिजनेस होते ही नहीं थोड़ी बहुत सर्विस सप्लाई किए बिना। मेरी मोबाइल की शॉप है, रिपेयरिंग के लिए कोई आ रहा है, भाई मैं मोबाइल मैंने बेचा, रिपेयरिंग के लिए कोई आया, तो भाई मेन काम तो मेरा गुड्स का है। मैं ए बी या सी जो ऊपर दिए हुए हैं यहाँ कैटेगरीज में फॉल भी करता हूँ, मैं ए बी या सी में फॉल भी करता हूँ, परंतु मैं थोड़ी सी सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। तो क्या मुझे कंपोजिशन स्कीम से निकाल दोगे? गवर्नमेंट ने बोले नहीं नहीं, यहाँ पे आपको बेनिफिट दिया जाता है। क्या? A person who opts to pay tax under A, B और C, मतलब A, B या C में आप फॉल करते थे, may supply service other than restaurant service of a value not exceeding, तो आपको एक लिमिट दी गई कि इस लिमिट तक के आप यहाँ पे सर्विस अप्लाई कर सकते हो। Not exceeding how much बेटा? 10% of turnover in a state or union territory in the preceding financial year or 5 lakhs rupees whichever is higher. 10% of turnover in a state or union territory in a financial year, in the preceding financial year, or 5 lakhs rupees whichever is higher. Whichever is higher, इतनी आप क्या कर सकते हो भाई? सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। लोगों को दिक्कत हो रही थी क्योंकि सबसे शुरू में जो कंपोजिशन स्कीम में आया था कि आप कंपोजिशन में स्कीम में आना चाहते हो तो कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते अदर देन रेस्टोरेंट। लोगों को दिक्कत हो रही थी तो लोगों ने यहाँ बात रखी, सरकार ने बात मानी और गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ओके फाइन, आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। व्हाट इज द लिमिट? इट शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ व्हाट? टर्नओवर ऑन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। पिछले साल का टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी निकालो, उसका 10% तक के ही आप प्रोवाइड कर सकते हो, और 5 लाख रुपीज व्हिचएवर इज हायर, दिस इज द लिमिट। ठीक है, और जब ये हम कंप्यूट करेंगे तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट यहाँ पे गवर्नमेंट ने बताया, ये हम इसका और भी डिटेल देखेंगे। व्हाइल कंप्यूटिंग वैल्यू ऑफ सर्विस अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस रेफर टू इन सेकंड प्रोविजन, दिस इज द सेकंड प्रोविजन एक्चुअली बेटा, जो है ना यहाँ पे सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 का ये सेकंड प्रोविजन है। द इंटरेस्ट ऑन लोन डिपॉजिट एडवांस विल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट। बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन डिपॉजिट एडवांस जो भी इंटरेस्ट मिलता है, एग्जेम्पशन का जो चैप्टर हमने पढ़ा था, एंट्री नंबर 27 है एग्जेम्पशन के, भाई लोन डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो एग्जेम्प्ट है, वो एग्जेम्प्ट है, तो उसको आपको नहीं लेने का। यहाँ सेकंड प्रोविजन के हिसाब से जब हम कंप्यूट कर रहे हैं, यहाँ पे आपको अगर ध्यान हो तो यहाँ पे हम क्या कंप्यूट कर रहे हैं ये देखो,
हम यहाँ टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी कैलकुलेट करते हैं उसमें एग्जाम सप्लाई आती है, एग्जाम सप्लाई आती है, तो उस एग्जाम सप्लाई में दूसरी एग्जाम सप्लाई लो, पर इंटरेस्ट ऑन लोन डिपॉजिट एडवांस को नहीं लेने का, ये लिमिट कैलकुलेट करने के, ठीक है। तो इस पे भी बेटा क्वेश्चन बैंक में हर पॉइंट पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन बैंक है। कंपोजिशन स्कीम का हो तो बिल्कुल क्वेश्चन बैंक पूरा का पूरा सॉल्व करना चाहिए, इंक्लूडिंग एडिशनल क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस भी बहुत बढ़िया इंक्लूड किए, वो भी आपको बिल्कुल करने ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लिमिट है इस पे भी एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है कि कितने लिमिट तक की सर्विस प्रोवाइड की जा सकती है। तो बेटा इट शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट यूनियन टेरिटरी इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। और वो जो टर्नओवर कैलकुलेट करोगे उसमें एग्जाम्प्ट इनकम जो इंटरेस्ट लोन डिपॉजिट वाली रहेगी, इंटरेस्ट ऑन लोन डिपॉजिट उसको नहीं लेने का, और 5 लाख रुपीज विच एवर इज हायर। तो ये 10(1) की स्कीम हुई, कंपोजिशन स्कीम। और ठीक है, अब एक चीज और बता दूं, यहां मैंने बताया था फिर भी मैं रिपीट कर रही हूं, ये जो सर्विस की लिमिट है ये किसके लिए, जो ऑलरेडी कोई नए सर्विस प्रोवाइडर के लिए नहीं है भाई, मैं सीए हूं मेरे लिए नहीं है, ये किसके लिए, या अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं, या मैं रेस्टोरेंट वाला हूं, या मैं ट्रेडर हूं, मैं ऑलरेडी कंपोजिशन स्कीम में आ रहा था पर मैं थोड़ी सी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, उसके लिए। प्लेन सर्विस प्रोवाइडर के लिए स्कीम नहीं है भाई कि मैं सीए हूं मैं ले लूं कंपोजिशन स्कीम 10(1) की, नहीं भाई, 10(1) की स्कीम तुम्हारे लिए नहीं है। 10(1) की स्कीम की बात हो रही है, वो तुम्हारे लिए नहीं है, प्योर सर्विस प्रोवाइडर के लिए, ठीक है। अब ये जो 10(1) की स्कीम है बेटा, इसके लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशंस है, क्या कंडीशंस है वो देखेंगे। कंडीशंस फॉर स्कीम अंडर सेक्शन 10(1), द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एलिजिबल टू ऑप्ट अंडर 10(1) इफ सेव एज प्रोवाइडर इज नॉट एंगेज इन सप्लाई ऑफ सर्विस सेव एज प्रोवाइडर इन 10(1), मतलब कि उसने कोई और सर्विस प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए। 10(1) के प्रोविजन में जो दी हुई है भाई, जो अभी हमने अभी पढ़ी, 10% और 5 लाख उतनी चलेगी, उतनी चलेगी, तो ठीक है वो हमने पढ़ लिया। He is not engaged in making any supply of goods or service, supply of goods which are not leviable to tax under this act, that is non taxable goods। भाई नॉन टैक्सेबल गुड्स में आपने डील नहीं करना चाहिए, PHMN आइटम आपने उसमें डील नहीं करना चाहिए, तो फिर आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी, तो फिर आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी, आपने नॉन टैक्सेबल गुड्स में नहीं डील करना है। नॉट एंगेज इन मेकिंग एनी इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई, आपने इंटरस्टेट सप्लाई नहीं करनी है। मैं महाराष्ट्र से गुजरात 5,000 रुपए का माल भेजूं, मुझे कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी, मुझे कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। अब आप बोलोगे मैम एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में दिया हुआ है इंटरस्टेट, यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर में बेटा, और ये दिस टर्नओवर इन स्टेट में दिया हुआ है इंटरस्टेट। तो मैंने जैसे कि बताया ये डेफिनेशंस बहुत सारी जगह काम आती है, कंपोजिशन स्कीम में नहीं। कंपोजिशन स्कीम की केस स्टडी आपको आई और उसमें लिखा है कि वो इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है और सब डिटेल्स दी हुई है, आपने बिल्कुल पचड़े में नहीं पढ़ना है कैलकुलेशन वैल्कुलेशन के। क्लियर है कि 10(2) के हिसाब से कंपोजिशन स्कीम अलाउड नहीं है अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हैं तो, ठीक है। He is not engaged in making supply of goods through ECO who is required to collect tax at source under section 52। मतलब आप कहीं से भी गुड सप्लाई नहीं कर रहे हो उस ECO से जिसको TCS कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको TCS कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। He is not a manufacturer of notified goods, ice cream and other edible ice, whether or not containing coca, second pan masala, third tobacco and manufactured product, fourth manufacturer of aerated water। तो आप मैन्युफैक्चरर नहीं होने चाहिए चार चीजों के। क्या मैन्युफैक्चरर, सप्लायर हाँ हो सकते हो, मैन्युफैक्चरर नहीं होने चाहिए किसके, आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस वेदर और नॉट कंटेनिंग कोका, सेकंड पान मसाला, थर्ड टोबैको एंड मैन्युफैक्चर्ड टोबैको सब्स्टिट्यूट्स, फोर्थ मैन्युफैक्चरर ऑफ एरिएटेड वाटर। ठीक है, ये चार चीजों के मैन्युफैक्चरर नहीं होना चाहिए। किसकी बात कर रही हूँ अभी, ये 10(2) पे मैं पहुंची नहीं हूँ, मैं 10(1) की स्कीम की बात कर रही हूँ। 10(1) की कंपोजिशन स्कीम चाहिए, 10(1) की कंपोजिशन स्कीम चाहिए तो बेटा ये कंडीशंस फुलफिल करनी चाहिए। और लास्ट कंडीशन है, ही इज नीदर अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नॉर अ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। ये बेटा पहले कंडीशन नहीं थी, अमेंडमेंट करके इसको यहाँ पे कंडीशन डाली, पहले रूल्स में थी, अब यहाँ पे उन्होंने 10 सबसेक्शन 2 में भी डाल दी कि आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन नहीं होना चाहिए। तो क्या दीज आर द कंडीशंस बेटा, आपको एग्जाम में केस स्टडी फॉर्म में पूछेंगे, उन्होंने बढ़िया पूरा केस स्टडी बना के दे दिया कि आप ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहे हो एंड डिटेल्स दे दी, कैलकुलेशन में पढ़ना ही नहीं है। ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहे हो जिसको टीसीएस कलेक्ट करना है, कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। सो व्हाट आर द कंडीशंस बेटा, एक तो सप्लाई नहीं करनी चाहिए, सर्विस कितनी कर सकते हैं, जितना 10(1) के प्रोविजन में दिया उतना कर सकते हो। सेकंड बेटा नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं करना है। थर्ड बेटा इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं करना है। फोर्थ बेटा यहाँ पे ईसीओ के थ्रू सप्लाई नहीं करना है जिसे टीसीएस कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैन्युफैक्चरर नहीं होना चाहिए नोटिफाइड प्रोडक्ट के, एंड देन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन नहीं होना चाहिए। इतना सब नहीं कर रहे हो, इतना सब आपने कंडीशन फुलफिल करी तो आपको 10(1) की स्कीम की बेनिफिट मिलेगा, 10(1) की स्कीम का बेनिफिट मिलेगा।
थोड़ा फास्ट जा रही हूँ, हमने क्लास में बहुत डिटेल में बहुत आराम से इसको पढ़ा था, ठीक है, इसके सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, बट क्विक रिवीजन है तो हम यहाँ पे फटाफट रिवाइज करेंगे। अब नई स्कीम आई भाई, कंपोजिशन स्कीम 10(2)(a) के अंदर किसको मिलेगी? रजिस्टर्ड पर्सन नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट अंडर 10(1), 10(2) हुज एग्रीगेट, जो बंदा यहाँ पे 10(1), 10(2) ऑप्ट नहीं कर पा रहा है उसको बेनिफिट दिया, आ जाओ 10(2)(a) स्कीम में आ जाओ, यहाँ पे बेनिफिट ले लो, ठीक है। तो रजिस्टर्ड पर्सन हु इज नॉट एलिजिबल टू पे टैक्स अंडर 10(1), 10(2) एंड हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डिड नॉट एक्सीड 50 लाख। 50, छोटा बंदा है यार, 50 लाख का भी टर्नओवर नहीं जा रहा है। एग्रीगेट टर्नओवर, कौन सा टर्नओवर? एग्रीगेट टर्नओवर, जो कि टू बी कंप्यूट होता है ऑल इंडिया बेसिस पे, इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड कितना? 50 lakhs, मे ऑप्ट टू पे टैक्स एट द रेट ऑफ 3% CGST, 3% SGST, टोटल रेट बेटा 6% है यहाँ पे, ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी। टैक्स कितना पे करना रहेगा उसको? 6% ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी। कौन? जिसका एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल में कितना है? 50 लाख से भी कम है, यहाँ पे डज नॉट एक्सीड 50 lakhs, और जिसको 10(1), 10(2) नहीं मिला है। मेरे जैसे लोग यार यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर है, जो कि सर्विस प्योर सर्विस प्रोवाइडर है, यहाँ पे तो 10(1) में दिया ही नहीं है सर्विस प्रोवाइडर को ऑप्शन, खाली रेस्टोरेंट वालों को दिया हुआ है। तो मैं कहाँ पे बेनिफिट ले सकती हूँ? मैं यहाँ ले सकती हूँ प्रोवाइडेड मेरा एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल में 50 लाख से ज्यादा नहीं, ठीक है। Note, section 10(2)(a) is applicable to those persons who are ineligible for opting composition scheme under 10(1), 10(2). Thus, composition scheme of 10(2)(a) is available to following taxable person: predominant service providers, the person who are ineligible under 10(1), 10(2), that is manufacturer, trader, restaurant providing service in excess of limit mentioned in proviso 2। तो वो जो 10% ऑफ जो टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी 5 लाख उससे ज्यादा, तो भाई दो लोग यहाँ पे आएंगे 10(2)(a) में। कौन? एक तो जो प्रीडोमिनेंट सर्विस प्रोवाइडर है, मेरे जैसे लोग, मैंने आपको बताया। सेकंड, जो 10(1) में जहां पे उन्होंने सर्विस प्रोवाइडेड कर दी ज्यादा की, 10% से ज्यादा की, वो 5 लाख की जो लिमिट दी हुई थी बेटा, प्रोविजो जो पड़ा था 10(1) का, उससे ज्यादा की यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर, उनको यहाँ बेनिफिट मिल जाएगा, वो यहाँ पे आ सकते हैं। अब 10(2)(a) की कंडीशंस क्या है? 10(2)(a) की भी सिमिलर बेसिस पे कंडीशन है, एक ही कंडीशन डिफरेंट है बेटा। यहाँ पे सर्विस वाली जो फर्स्ट कंडीशन थी, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो फर्स्ट कंडीशन थी 10(2) में वो यहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं है यहाँ पे? क्योंकि भाई सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए ये स्कीम है, वो नहीं थी, उसके लिए वहां लिमिट दी थी, वहां जो नहीं आ रहे हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। बाकी की कंडीशन सेम है, आप देख सकते हो। यहाँ पे नॉन टैक्सेबल गुड्स पे नहीं करना चाहिए, डी इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं करना चाहिए, ईसीओ के थ्रू सप्लाई नहीं करना चाहिए, मैन्युफैक्चरर of the notified, he is not a manufacturer of the goods or services as may be notified by the government, वही चाह रहे हैं, and he is not a casual taxable person nor a non-resident taxable person। तो conditions बेटा सेम है। other important points, कंपोजिशन स्कीम आपकी लैप्स कब हो जाती है? विद इफेक्ट फ्रॉम द डे ऑन विच एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स द लिमिट स्पेसिफाइड। जिस दिन भी कंपोजिशन स्कीम 10(1) की भी और 10(2)(a) की भी, अब ये कॉमन पॉइंट्स हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, 10(1) की भी और 10(2)(a) की भी, कब यहाँ पे हमारी स्कीम जो है हमको नहीं मिलती है यहाँ पे? कब? जब जिस दिन बेटा एग्रीगेट टर्नओवर आपका एक्सीड हो गया। एक्सीड क्या? प्रिस्क्राइब लिमिट से ज्यादा हो गया यहाँ पे, ठीक है। 1.5 CR आपने एक्सीड कर दिया करंट ईयर में, या 10(2)(a) में गए थे 50 lakhs एक्सीड कर दिया आपने, तो उस दिन से आपकी कंपोजिशन स्कीम हो जाएगी क्या? विदड्रॉ। आपकी कंपोजिशन स्कीम हो जाएगी बेटा विदड्रॉ, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बता दूं, यहाँ पे एक लाइन रह गई हमारी 10(2)(a) की भी। स्कीम अंडर 10(2)(a) इज एप्लीकेबल फॉर ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन विद सेम पैन। मतलब बेटा कंपोजिशन एक जी, देखो पैन नंबर एक होता है, एक पैन नंबर पे आपके बहुत सारे जीएसटी नंबर हो सकते हैं, आपके अलग अलग स्टेट में आपने अलग अलग रजिस्ट्रेशन लिए होंगे, तो पैन नंबर एक हो सकता है, जीएसटी नंबर यहाँ पे अलग अलग स्टेट के अलग अलग रहेंगे। तो जो कंपोजिशन स्कीम है 10(1) की भी 10(2)(a) की भी, दोनों में ये अप्लाई होता है कि सारे ट्रांजैक्शंस यहाँ पे या तो कंपोजिशन स्कीम सबको लेनी पड़ेगी, एक भी रजिस्ट्रेशन आपका जीएसटी का कंपोजिशन स्कीम से आउट हुआ तो सारे रजिस्ट्रेशन जो अलग अलग स्टेट में है सबको कंपोजिशन स्कीम से आउट होना पड़ेगा। सो स्कीम इज एप्लीकेबल फॉर ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन विद द सेम पैन। या तो सारे रजिस्ट्रेशन वाले जो हैं वो कंपोजिशन स्कीम लेंगे या सारे के सारे आउट होंगे। ये 10(1) के लिए भी अप्लाई होता था, ये 10(2)(a) के लिए भी अप्लाई होता है, ठीक है। नाउ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यहाँ कुछ कॉमन पॉइंट्स देखेंगे। कंपोजिशन स्कीम आपकी लैप्स कब हो जाएगी भाई? जिस दिन एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड हो गया। 10(1) में क्या लिमिट थी? 1.5 CR एक्सीड कर लिया, या 75 lakhs एक्सीड कर लिया, या 50 lakhs एक्सीड कर दिया 10(2)(a) में, तो फिर उस दिन से कंपोजिशन स्कीम विड्रॉ हो जाएगी। Registered person who opts to for the composition scheme shall not collect tax from the recipient and should not be entitled to ITC। ये मैंने आपको बताया। मैं कंपोजिशन स्कीम ले रही हूं
तो मुझे ना आईटीसी मिलेगा ना मुझे सामने से कलेक्ट करना है टैक्स। ठीक है, if the proper officer has reason to believe that the taxable person has paid tax despite not being eligible, तो यहाँ पे ऑफिसर को लगा आपने कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलनी थी, आप तो यहाँ फटाफट इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो, आप तो कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल ही नहीं थे, फिर भी आपने कंपोजिशन स्कीम ले ली, तो वो क्या करेगा, आपको टैक्स के साथ साथ पेनल्टी भी लगाएगा बेटा, और 73 74 जो डिमांड के सेक्शंस है वो भी इन्वोक कर देगा। ठीक है, एंड द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 73 74 शैल मुटेटिस मुटेंडिस अप्लाई फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स एज वेल एज बेटा पेनल्टी, एज वेल एज पेनल्टी। अब दो बड़े इंपॉर्टेंट से एक्सप्लेनेशन है वो हम देखेंगे। एक जो एक्सप्लेनेशन फर्स्ट है जो हमारे वो एग्रीगेट टर्नओवर के लिए, और जो एक्सप्लेनेशन टू है वो टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लिए, वो टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लिए। ठीक है, अब इसमें दोनों में एक जो कॉमन चीज है वो मैं आपको बताती हूँ। अभी आपको पता है एग्रीगेट टर्नओवर क्यों कंप्यूट कर रहे हैं हम, और टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी फिर से बता दूं। एग्रीगेट टर्नओवर एलिजिबिलिटी देखने के लिए, एलिजिबिलिटी देखने के लिए कि कंपोजिशन स्कीम मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं मैम, टैक्स पे करने के लिए, टैक्स पे करने के लिए। तो बेटा यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर में भी नहीं इंक्लूड किया गया, इट शैल नॉट इंक्लूड value of exempt supply of service provided by way of extending deposit loans advances so far as consideration is represented by way of interest or discount। तो इसमें क्या नहीं लिया जाएगा बेटा, क्या नहीं लिया जाएगा मैम, इंटरेस्ट और डिस्काउंट जो है बेटा, इंटरेस्ट या डिस्काउंट जो भी आपने अर्न किया होगा किससे, ये आपकी एग्जाम सप्लाई होती है, जैसे कि मैंने बताया एंट्री नंबर 27 एग्जामिशन चैप्टर में ये आपकी एग्जाम सप्लाई होती है, तो इसे नहीं इंक्लूड करना है किसमें, एग्जाम सप्लाई में। एग्रीगेट टर्नओवर जो आप कैलकुलेट कर रहे हो फॉर of a person determining his eligibility to pay tax under this section, the express aggregate turnover shall not include exempt supply by way of, क्योंकि ऐसा होता ही है यार, अब मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरे पास पैसे एक्स्ट्रा पड़े थे 5-10 लाख रुपए, मैंने क्या किया, एक एफडी बना दी, थोड़ा सा मैंने इंटरेस्ट अर्न कर लिया, वो एग्जेम्प्ट इनकम है। ठीक है, ऐसा सबके केस में होता है, बहुत सारे, हर एक बिजनेसमैन के साथ ये चीज होती है। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है ठीक है ठीक है, मान लिया, एग्रीगेट टर्नओवर के कंप्यूटेशन में जो एग्जेम्प्ट सप्लाई जो कि इंटरेस्ट या डिस्काउंट से हो रही है उसको नहीं इंक्लूड करेंगे, उसको नहीं इंक्लूड करेंगे। सिमिलरली गवर्नमेंट ने बोला कि अच्छा जो टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी आप कैलकुलेट कर रहे हो, जिस पे टैक्स पे कर रहे हो आप, उसमें भी नहीं इंक्लूड करेंगे एग्जेम्प्ट, इट शैल नॉट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ सप्लाई exempt supply of service provided by way of extending deposit loan advance and so far as consideration is represented by way of interest or discount। एग्जाम में बेटा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएगा तो बिल्कुल ध्यान रखना, इंटरेस्ट इनकम या डिस्काउंट इनकम दी जाएगी, उसको एग्जाम सप्लाई में नहीं लेना है, एग्रीगेट टर्नओवर कंप्यूट करते टाइम भी और टर्नओवर इन स्टेट कंप्यूट करते टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अब जो इसका फर्स्ट पॉइंट है वो मैं डिस्कस करूंगी। For the purpose of computing aggregate turnover of a person for determining, इसके लिए ना मैं यहाँ पे एक मिनट ड्रॉ करूंगी कुछ, 1 सेकेंड। ठीक है, ये मेरे पास है ड्रॉ किया हुआ, ठीक है। अब बेटा समझने की कोशिश करो, ठीक है। ये अगर आपने अमेंडमेंट लेक्चर देखा होगा तो मैंने वहां पे भी ये डिस्कस किया हुआ है। 1920 में, फॉर एग्जांपल 1920 में बेटा आपका एग्रीगेट टर्नओवर, 1920 में आपका एग्रीगेट टर्नओवर है से 15 लाख रुपीस, से 15 लाख रुपीस इज द एग्रीगेट टर्नओवर इन 1920। हम 2021 की बात कर रहे हैं, 10-2A का एग्जांपल ले रही हूँ, 10-2A का यहाँ पे मैं आपसे एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है। तो 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक के मेरा टर्नओवर हुआ 20 लाख, 31 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक के मेरा टर्नओवर हुआ से 30 लाख, एंड देन टिल मार्च मेरा टर्नओवर हुआ, 1 जनवरी से 31 मार्च तक मेरा टर्नओवर हुआ, और क्या बेटा, और मेरा 20 लाख का टर्नओवर हुआ, ठीक है, और मेरा 20 लाख का टर्नओवर हुआ। अब यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे जो दोनों एक्सप्लेनेशन है हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब दोनों एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेनेशन नंबर 1 और 2 पढ़ूंगी। एग्रीगेट टर्नओवर की बात करता है और टर्नओवर इन स्टेट की बात करता है, ठीक है। तो हम भी यहाँ पे बात करेंगे एग्रीगेट टर्नओवर में क्या लेना है क्या नहीं लेना है, और टर्नओवर इन स्टेट में क्या लेना है क्या नहीं लेना है, उसकी बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे for the purpose of computing aggregate turnover of a person for determining eligibility to pay tax under this section, the turnover shall include the value of supply made by person from first day of April of the financial year up to the day he become liable for registration। बेटा रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में भी हमने पढ़ा है एग्रीगेट टर्नओवर हमको कहां से लेना है, एग्रीगेट टर्नओवर 1 अप्रैल से लेके
1 अप्रैल से लेके जब तक कि वो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल होता है तब तक के हम एग्रीगेट टर्नओवर बिल्कुल कैलकुलेट करेंगे, एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड करेंगे। हमको पता भी होना चाहिए उसकी लायबिलिटी है कि नहीं रजिस्ट्रेशन की। तो यहाँ पे 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक के 20 लाख का टर्नओवर आया, क्या वो एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा? यस, यहाँ एक्सप्लेनेशन में क्लियरली लिखा है, इट शैल इंक्लूड वैल्यू ऑफ सप्लाई फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ फाइनेंशियल ईयर अप टू द डेट ही बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन 2 किसकी बात कर रहा है? Turnover in a state and union territory shall not include value of supply from first day of April to the date to which become person liable for registration। तो ये यहाँ क्या बोल रहा है? इससे इंक्लूड नहीं करेंगे। फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 सितंबर जो आपका 20 लाख का टर्नओवर है, जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल नहीं थे, फ्रॉम 1 अप्रैल टू द डेट जब तक आप लाइबल होते, उसको उस टर्नओवर को टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी में नहीं लेंगे, यही यहां लिखा है, नहीं लेंगे, यही यहां लिखा है। क्लियर हो? बहुत क्लियर हो? ठीक है। अब इसके बाद टर्नओवर इन अ स्टेट में क्यों नहीं लेंगे? बेटा टर्नओवर इन अ स्टेट पे टैक्स पे किया जाता है, एग्रीगेट टर्नओवर एलिजिबिलिटी डिसाइड करता है, टर्नओवर इन अ स्टेट पे टैक्स पे किया जाता है। तो ये 20 लाख रुपए जो स्टार्टिंग के थे, अब भाई मैं उस टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं थी, मैं टैक्स क्यों पे करूं? और टैक्स पे ही नहीं करना तो उसको टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी में क्यों इंक्लूड करूं? इसके लिए नहीं इंक्लूड होगा वो टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी, इसके लिए वो नहीं होगा टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी में इंक्लूड। अब फ्रॉम 1 अक्टूबर यहां पे ऑब्वियसली मैं यहां पे लायबल हूं रजिस्ट्रेशन के लिए, मैं लायबल हूं यहां रजिस्ट्रेशन के लिए, मैंने रजिस्ट्रेशन लिया, मैंने 10(2)A की स्कीम का बेनिफिट लिया। कब तक बेनिफिट ले सकती हूं? 50 लाख तक। ध्यान से सुनना, 50 लाख तक। एग्रीगेट टर्नओवर जब तक मेरा 50 लाख क्रॉस नहीं होता तब तक मैं लिमिट पे बेनिफिट ले सकती हूँ। मतलब उस लिमिट का बेनिफिट मुझे मिलेगा फ्रॉम दिस डेट टू 31 दिसंबर। 30 लाख पे मैं 3% प्लस 3% से डिस्चार्ज करूंगी। 30 लाख पे क्यों? क्योंकि भाई मेरा यहाँ पे मैंने कंपोजिशन स्कीम की यहाँ पे 10(2)A की बेनिफिट ली है, अप टू एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 50 लाख तक के की वो होती है बेनिफिट। तो पर मेरे को टैक्स कितने पे करना पड़ेगा? पूरे 50 लाख पे नहीं करना पड़ेगा, 30 लाख पे। यहाँ पे 3% प्लस 3% टोटल रेट 6% के हिसाब से 1,80,000 का टैक्स डिस्चार्ज करूंगी। और जब 1 जनवरी से 31 मार्च तक के हुआ मैम, वो बेटा वो 20 लाख पे 18% से टैक्स पे कर दो, आप नॉर्मल रेट पे आ जाओगे आप, क्योंकि आप कंपोजिशन स्कीम से चले गए बाहर, आप चले गए कंपोजिशन स्कीम से बाहर। उसके बाद हमने पढ़ा था कंपोजिशन स्कीम लैप्स हो जाती है कौन से दिन पे? जब हमारा एग्रीगेट टर्नओवर प्रिस्क्राइब लिमिट से ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये दोनों एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में एक चीज क्या कॉमन हमने पढ़ी थी कि भाई जो इंटरेस्ट या डिस्काउंट की इनकम है उसको ना एग्रीगेट टर्नओवर में लेना है, ना अपने टर्नओवर इन स्टेट में लेना। ठीक है, और यहाँ पे जो 1 अप्रैल से लेकर के जब तक ये रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल हो तब तक के को एग्रीगेट टर्नओवर में तो टर्नओवर को लेंगे, बट टर्नओवर इन स्टेट में नहीं लेंगे। आई होप इट इज क्लियर। नाउ लास्ट, अदर कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शन हमने पढ़ा, जैसे कि ही इज नीदर अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेसिडेंट पर्सन, उनको नहीं मिलेगी कंपोजिशन स्कीम। स्टॉक जो है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन से नहीं खरीदना है, जब भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा है तो उसमें टैक्स पे कर दिया गया हो। ही शैल पे टैक्स अंडर 9394 ऑन इनवर्ड सप्लाई, इस पे रेगुलर रेट पे टैक्स लगता है बेटा। 9394 आपको रेगुलर रेट पे डिस्चार्ज करना है, कंपोजिशन रेट पे नहीं। कंपोजिशन रेट आपकी सप्लाई के लिए, आपकी सप्लाई के लिए कंपोजिट रेट है, वहां पे जो भी रिड्यूस रेट दिए हुए हैं हमने वो बेनिफिट लेने। आरसीएम पे मैंने लॉयर की सर्विस ली, मैं कंपोजिशन वाला हूं तो उसको रेगुलर रेट्स जो भी है लॉयर के, जो भी यहाँ पे कंपोजिशन जो रेगुलर रेट्स है उस पे आपको आरसीएम आपको रेगुलर रेट्स पे डिस्चार्ज करना है। नॉट अ मैन्युफैक्चरर ऑफ नोटिफाइड गुड्स, वो मैंने आपको बताया। Words composite taxable person not eligible to collect tax and supplies mentioned on the bill, top of bill of supply। bill of supply के ऊपर आपको लिखना है composition supplier हो आप, not eligible to collect tax and supply। word composite taxable supplies displayed at prominent places। the registered person paying tax under 10 may not file fresh intimation, आपको हर साल देने की कोई जरूरत नहीं है। कंपोजिशन स्कीम अगर आप नया रजिस्ट्रेशन ले रहे हो जीएसटी में तो आप कैसे बताओगे? इंटीमेट करोगे आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, और जिस दिन से आपका रजिस्ट्रेशन डे इफेक्टिव है उसी दिन से आपकी कंपोजिशन लेवी इफेक्टिव है। अब कोई जो बंदा है जो ऑप्ट कर रहा है कंपोजिशन स्कीम में, उसको किससे इंटीमेट करना है? उसका एक प्रिस्क्राइब फॉर्म है जिसमें उसे इंटीमेट करना रहेगा, और बिगनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर से वो क्या हो जाएगी बेटा? आपकी स्कीम इफेक्टिव हो जाएगी। तो बेटा ये डिस्कशन था, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यू ऑल नो कंपोजिशन स्कीम।
I strongly recommend you to do the question bank along with additional question for practice. It will not take more than 1 hour, but बिल्कुल क्वेश्चंस यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करके जाना ताकि एग्जाम में कॉन्फिडेंस रहे. बिल्कुल मुझे लगता है आपकी एग्जाम में इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन आना चाहिए. ठीक है बेटा. सो कंपोजिशन स्कीम हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है एंड विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर. थैंक यू फॉर नाउ.